जय हिंद फ्रेंड्स, मैं नैन प्रताप एक बार फिर से आप सभी को इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, आप जबरदस्त होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को धार दे रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम पढ़ रहे थे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, उस विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का ये आज हमारा 14वां दिन है। 14वें दिन हम क्या कर रहे हैं? हम इस चैप्टर की पूर्ण रूप से समाप्ति कर रहे हैं। इस चैप्टर के जैसे ही इस चैप्टर के समाप्त हो जाने पर, जैसे ही समाप्त होगा वैसे ही हम क्या करेंगे? सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के स्रोत शुरू करेंगे बिना किसी रुकावट के। वीडियो आपकी लगातार आती रहेंगी। हो सकेगा तो संडे को या तो क्लास आपकी ऑफ रहेगी या फिर हो सकेगा तो हम रेगुलर वीडियो डालेंगे, ठीक है? तो हमारी ऐसी गुजारिश है आपसे कि यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए, समय को बिना गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हमारे पास क्या है कि हम लास्ट क्लास में जो पढ़े थे वो हमारा था विद्युत जनित्र। वो क्या था हमारा? विद्युत जनित्र। और विद्युत जनित्र के बारे में हम पढ़ चुके थे कि यह काम कैसे करता है। लेकिन यहाँ पर बात क्या है कि विद्युत जनित्र जो है, इस विद्युत जनित्र से संबंधित जो भी पॉइंट्स थे उन पॉइंट्स को हम लोग नहीं लिखे हुए थे, ठीक है? तो उसी पॉइंट्स को हम क्या कर रहे हैं, पहले तो थोड़ी देर लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद हम अगले टॉपिक की ओर मूव करेंगे। तो सुन लो पहले क्या क्या होता है। सबसे पहले विद्युत जनित्र क्या होता है? तो विद्युत जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ध्यान से सुन लो, विद्युत जनित्र एक ऐसी युक्ति होती है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। मोटर के जस्ट उल्टा कंसेप्ट जो है ना, वह किसका है? तो वो आपको जनित्र का है, जनरेटर का है। जनित्र में क्या है? विद्युत जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। क्लियर? अच्छा, दूसरी बात, अब इसकी बनावट और कार्यविधि। बनावट और कार्यविधि के रूप में, कार्यविधि के लिए हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि जो विद्युत जनित्र होता है इसमें दो शक्तिशाली नाल चुंबक लगे होते हैं जिन्हें क्षेत्र चुंबक कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? क्षेत्र चुंबक कहते हैं। ध्यान से सुन लेना, क्या क्या बोल रहे हैं। विद्युत जनित्र में दो शक्तिशाली नाल चुंबक होते हैं जिन्हें क्षेत्र चुंबक कहते हैं। उन क्षेत्र चुंबक के बीच में तारों की बनी कुंडली जो होती है वह तारों की जो बनी कुंडली होती है एक क्रोड पर या नरम लोहे पर लपेटी गई रहती है, जिसे आर्मेचर कहते हैं। क्लियर है? किसे? नरम लोहे को आर्मेचर नहीं कहते हैं, तार की कुंडली को आर्मेचर कहते हैं। फिर जो नरम लोहे का क्रोड होता है, उस क्रोड पर दो क्या लगे होते हैं? दो विभक्त वलय लगे होते हैं। लेकिन उन वलयों को विभक्त ना करके, मोटर में विभक्त वलय था एक, ठीक है, सॉरी माफ कीजिए, दो था। इसमें क्या होगा ना, इसमें विभक्त वलय की जगह संपूर्ण वलय होगा। और संपूर्ण वलय के कारण क्या होगा? संपूर्ण वलय दिक् परिवर्तक का काम करेगा। दिक् परिवर्तक मतलब कम्यूटेटर का काम करेगा, दिशा को बदलने का काम करेगा। इन सभी चीजों को लिखेंगे और फिर हम कहेंगे कि जब हम घुमाते हैं, जब हम धुरे को या लोहे की जो भी क्रोड है, नरम लोहे की क्रोड, उसको जब हम यांत्रिक रूप से घुमाते हैं तो आर्मेचर जो है ना, वह आर्मेचर घूमता है। और आर्मेचर के घूमने के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र जो है, उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण आर्मेचर जो है वह आर्मेचर में गति आती है। और गति के कारण क्या होता है? उस आर्मेचर से धारा का प्रवाह होना शुरू हो जाता है। और इसमें जो धारा की दिशा है, इसकी जानकारी के लिए हम फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल का प्रयोग करते हैं। इसके बारे में अच्छे से हम आपको लास्ट वीडियो में बता दिए हैं। नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में जाइए और उस वीडियो को देखें, फिर यहाँ पे आइए। चलिए हम लिखते हैं कि क्या क्या है। तो सबसे पहले यह क्या है? यह एक ऐसी युक्ति है, यह एक ऐसी युक्ति है या यंत्र है, ऐसी युक्ति है या यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को, कौन सी ऊर्जा को मेरे भाई? जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को किसमें?
विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। विद्युत ऊर्जा में क्या करती है? परिवर्तित करती है। ये ध्यान रहे, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ये यहां पर हो गया क्लियर। दूसरी बात, अब इसकी बनावट और कार्यविधि। तो याद रखेंगे, बनावट और कार्यविधि की बात करें, बनावट और कार्यविधि की बात करें, कई बार पूछ देता है कि जनित्र जो है, विद्युत जनित्र, इसके बनावट और कार्यविधि के बारे में आप जो है लिखें। कई बार तो फिगर बनाने के लिए भी आ जाता है, तो फिगर तो आपको मालूम ही है कैसे बनेगा। फिगर तो मालूम है ना कैसे बनेगा। फिगर ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे मिला देंगे, ऐसे मिला देंगे। ये नॉर्थ पोल हो गया, ठीक है, ये साउथ पोल हो गया, और इसी के बीच में रहता है आर्मेचर। यह हो गया आपके पास आर्मेचर। यह एक लोहे, इसमें जो होते हैं, यह एक लोहे से जुड़ा रहता है, लोहे के ऊपर लपेटा गया रहता है, नरम लोहे के ऊपर, जिसे हम क्या कहते हैं, ये ध्यान रहे, जिसे हम कहते हैं क्रोड। जिसे हम क्या कहते हैं? क्रोड। इस पर दो वलय होंगे, एक वलय जो होगा ऐसे होगा, ठीक है, और एक वलय बनाने के लिए थोड़ा सा और हमें इसको लंबा करना होगा, और एक वलय होगा ऐसे। ये दो वलय होंगे। तो देख लो, सुन लो और समझ लो इसके बारे में। ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है। ध्यान से सुनना। यहां पर ब्रश लगे होंगे, यहां पर ब्रश लगे हैं, कार्बन के ब्रश लगे हैं, ठीक है, ये ध्यान रहे आपको। और इससे हमारी धारा जनरेट होगी, इससे हमारी क्या जनरेट होगी? धारा जनरेट होगी, विद्युत धारा। सुन लो, सुन लो कैसे कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। विद्युत धारा, सुनो, हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि विद्युत जनित्र जो होता है, विद्युत जनित्र में सबसे पहले बोलेंगे कि इसमें दो शक्तिशाली जो होते हैं नाल चुंबक होते हैं, जिन्हें क्षेत्र चुंबक कहते हैं। तो हम सिंपल बोलेंगे कि इसमें दो शक्तिशाली, इसमें दो शक्तिशाली नाल चुंबक होते हैं। इनमें दो शक्तिशाली क्या होते हैं? नाल चुंबक होते हैं। शक्तिशाली नाल चुंबक होते हैं, नाल चुंबक होते हैं, जिन्हें क्षेत्र चुंबक कहते हैं। नाल चुंबक होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें क्षेत्र चुंबक कहते हैं, जिन्हें क्षेत्र चुंबक कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें क्षेत्र चुंबक कहते हैं। क्लियर है? क्लियर है? जिन्हें क्षेत्र चुंबक कहते हैं। इतना दूर जो है ना, वो हमें नहीं लिखना है। यहां पर इतना ब्लर हो रहा है, यही ना है? ठीक है, इधर भी बढ़ेगा थोड़ा सा। चलिए देखिए, अब सुनिए क्या है। ठीक है, अब सुनो क्या है। क्षेत्र चुंबक कहते हैं, जिसे क्षेत्र चुंबक कहते हैं। इन क्षेत्र चुंबकों के बीच, इन क्षेत्र चुंबक के बीच, या इस क्षेत्र चुंबक के बीच नरम लोहे पर, नरम लोहे पर लपेटी गई, लपेटी गई तार की कुंडली होती है। लपेटी गई, इन लपेटी गई तार की कुंडली होती है, जिसे कुंडली होती है, जिसे जिसे आर्मेचर कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? आर्मेचर कहते हैं। ये यहां पर हो गया, ये अपना आर्मेचर है। आर्मेचर ए बी सी डी, ये आर्मेचर है। ध्यान रहे आपको, ये क्या बोल रहे हैं? आर्मेचर है, ठीक है। तथा तथा नरम लोहे के, नरम लोहे के क्रोड, क्रोड पर
दो विभक्त वलय या दो वलय, संपूर्ण वलय लिखेंगे क्योंकि विभक्त वलय का प्रयोग यहां पर नहीं किया जाता है। संपूर्ण वलय, ये क्या है? वलय है, ये वलय है दोनों, ठीक है। और ये क्या है? ब्रश है, ब्रश, कार्बन का ब्रश है ये वाला, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि नरम लोहे के क्रोड पर दो संपूर्ण वलय जो होते हैं, वलय आर्मेचर से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? आर्मेचर से जुड़े होते हैं, ये ध्यान रहे। किससे जुड़े रहते हैं? आर्मेचर से, ये आर्मेचर से जुड़ा है। अब फिर आर्मेचर जो है ना, आर्मेचर से जुड़ा, आर्मेचर से जुड़ा विभक्त वलय, आर्मेचर से जुड़ा विभक्त वलय कार्बन के ब्रश से, कार्बन के ब्रश से जुड़ा होता है, कार्बन के ब्रश से जुड़ा होता है, कार्बन के ब्रश से जुड़ा होता है, कार्बन के ब्रश से जुड़ा होता है। ये कार्बन का ब्रश है, इससे जुड़ा होता है, ठीक है। ये विभक्त वलय जो है ना, ये कार्बन से जुड़ा है, ये ध्यान रखेंगे। तथा जब कुंडली में यांत्रिक गति कराई जाती है, यांत्रिक गति कराई जाती है तो चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र जो है ना, वो नॉर्थ से साउथ की ओर जाएगा। नॉर्थ से कहां जाएगा? साउथ की ओर। ये चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र जो है वह कैसे जाएगा? ये याद रखेंगे, ये नॉर्थ से साउथ जाएगा, ऐसे देख लेना, नॉर्थ से साउथ जाएगा। क्लियर है? ये चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहां जाएगा? नॉर्थ से साउथ जाएगा। अब हम इसको क्या कर रहे हैं? इस तार को जो ना, तार को मूवमेंट करा रहे हैं, घुमा रहे हैं। याद है विद्युत चुंबकीय पढ़े थे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण में हम क्या कर रहे थे? हम ये कर रहे थे, गैल्वेनोमीटर लिए थे और उस गैल्वेनोमीटर को हम किससे जुड़े हुए थे? तो उस गैल्वेनोमीटर का हम जुड़े हुए थे किससे? तो हम जुड़े हुए थे उसको हम जुड़े हुए थे उसको परिनालिका से। अब क्या होता था कि परिनालिका के पास जैसे ही एक चुंबक को लाते थे तो होता क्या था कि जो गैल्वेनोमीटर है उसकी सुई में गति होती थी। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यही तो था कि चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र जो है वह परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित किया, जिसके कारण धारा जनरेट हुआ। यहां पर वही काम तो हो रहा है। यहां पर चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र है, और ये हमारी परिनालिका है। ये हमारी क्या है? परिनालिका है। जो आर्मेचर है वह आर्मेचर जस्ट लाइक अ सोलेनॉइड, वह एक परिनालिका है। अब क्या होगा कि चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये जो परिनालिका है, परिनालिका हमारी, हम इसको यांत्रिक रूप से घुमा रहे हैं, गति करा रहे हैं, तो होगा क्या कि चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस तार से होकर ना धारा प्रवाहित होगी। क्या प्रवाहित होगी? धारा। तो शुरू में धारा की दिशा क्या होगी? शुरू में धारा की दिशा जो होगी वो होगी बी से ए की ओर, और फिर आधे घूर्णन के बाद वो हो जाएगी डी से सी की ओर। क्लियर है? जो हमारी धारा प्रवाहित होगी वह धारा हमारी बी से ए की ओर होगी, ठीक है, और फिर क्या होगी? डी से सी की ओर होगी। क्लियर है? यहां तक पॉइंट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब सुनो क्या है, जब धारा का प्रवाह हो रहा है तो यहां पर जो धारा है ना, उस धारा, ये नाचने के बाद यहां पर पूर्ण वलय है, संपूर्ण वलय है, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा कि धारा जो है ना एक सिरे के बाद यहां पर समाप्त होने के बाद ये फिर यहां से जुड़ जाएगी। पूरा पूरा वलय है, दो भागों में कटा नहीं है, और दो इधर से कार्बन के ब्रश जुड़े नहीं है मोटर की तरह, यहाँ पर दो वलय जुड़े हुए हैं। तो होगा क्या कि यहाँ पर कटा हुआ हिस्सा होता है, यहाँ पर कटा हुआ हिस्सा होता है। आधे घूर्णन के बाद ना यह इस प्रकार से जुड़ा होता है, आधे घूर्णन के बाद यह इस प्रकार से जुड़ा होता है कि ये जैसे ही अपने अगले सिरे की ओर पहुंचता है तो इसका दूसरा सिरा आ जाता है। यही कारण है कि क्या होता है कि धारा का जो प्रवाह है वह धारा का प्रवाह पहले बी से ए की ओर और कुछ समय के बाद डी से सी की ओर होता है। क्लियर है? ये सुन रहे हैं, समझ रहे हैं? अच्छे से समझ लीजिए। तो यहां से क्या हुआ कि जब धारा का प्रवाह बी से ए और डी से सी की ओर हुआ तो धारा बन गई ऐसी जिसमें एक समय के बाद दिशा का परिवर्तन हो रहा है धारा का,
और दिशा के परिवर्तन होने के कारण इस प्रकार की धारा को हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। लास्ट क्लास में बता चुके हैं, अल्टरनेटिव करंट बोलते हैं। ठीक है, सुन लीजिए और समझ लीजिए। तो यहाँ पर क्या है कि चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या होता है, चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के कारण परिनालिका में, किसमें, परिनालिका में, परिनालिका यानी आर्मेचर में, आर्मेचर में विद्युत धारा की उत्पत्ति होती है, विद्युत धारा की उत्पत्ति होती है और इस प्रकार होती है जिसमें धारा की दिशा, किसकी दिशा, धारा की दिशा जो है बदलते रहती है। दिशा क्या होती है, बदलते रहती है। अतः इस प्रकार के धारा को, अतः इस प्रकार के धारा को क्या कहते हैं, इस प्रकार के धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ये बात ध्यान रहे आपको। अब चलिए हम धारा के प्रकार को पढ़ लें। धारा के प्रकार को पढ़ने के बाद घरेलू जो है वायरिंग, हमारे घरों में जो आने वाली बिजली होती है उसके बारे में जानेंगे। हमारे पास हम पढ़े हुए हैं धारा, धारा जो है मतलब विद्युत धारा दो प्रकार की होती है। कौन कौन, कल ही लिखवाए थे, एक होता है एसी और दूसरा होता है डीसी। दूसरा क्या होता है, डीसी, अल्टरनेटिव करंट, डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिव करंट, चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं। प्रत्यावर्ती धारा, इसके बारे में समझ लेते हैं, जिसको हम कह रहे हैं ALTERNATING, अल्टरनेटिंग CURRENT। ठीक है, और दूसरा जो है हमारे पास, इधर हम लिख लेते हैं दिष्ट धारा। दूसरे का क्या नाम है, दिष्ट धारा, दिष्ट धारा। ठीक है, दिष्ट धारा, इसको कहते हैं डायरेक्ट करंट। क्लियर है, इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट बोलते हैं। ये डायरेक्ट करंट है और यह प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिव करंट। अल्टरनेटिंग को अल्टरनेटिव करंट भी बोलता है, तो NATIVE भी लिख सकते हैं, अल्टरनेटिव करंट। अब देखो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये अगर हम एक ग्राफ बनाएं और उस ग्राफ में हम प्लॉट करें कि इसमें धारा की दिशा किस प्रकार से होगी, तो धारा की दिशा याद रहे ये अपना समय अक्ष है, ये अपना क्या है, समय अक्ष है, और ये जो है ये हमारी धारा की दिशा है। ये क्या है, ये हमारी क्या है, ये हमारी धारा की दिशा है। ये हमारी क्या है, धारा की दिशा है। अब देखिए धारा की जो दिशा है ना वह ऊपर जाती है, नीचे आती है, इस प्रकार से गमन करती है। इसमें क्या होता है ना, दिष्ट धारा में इसमें क्या होता है कि अगर ये आपका समय अक्ष है, समय अक्ष है, तो जो धारा की दिशा होगी, धारा की दिशा वह समय अक्ष के समांतर होती है, समांतर होती है। क्लियर है, इस प्रकार समांतर होती है। क्लियर है, तो हम यहां पर इसकी परिभाषा क्या बना सकते हैं, हम यह इसकी परिभाषा बना सकते हैं कि वैसी धारा जिसमें चाहे जिसका मान, वैसी धारा जिसका मान समय अक्ष के समांतर नहीं होती है तथा समांतर नहीं होती है तथा जिसमें धारा की दिशा, ये ध्यान से देखो, यहां पर क्या होता है, यहां पर होता है शून्य, शून्य से ये चढ़ा, धारा की दिशा देखो, यहां पर गया महत्तम मान पर, मान लो कि 1 2 3 4 5, 5 पे गया, इधर आ जाओ 1 2 3 4 5, ये आया, तो इधर आया माइनस का 5। तो आप क्या देख रहे हैं, शून्य से एक बार महत्तम मान पर और एक बार कहां जा रहा है, न्यूनतम मान पर, न्यूनतम मान पर जा रहा है। तो जिसमें धारा की दिशा शून्य से महत्तम तथा न्यूनतम होती है क्या कहलाता है,
प्रत्यावर्ती धारा कहलाता है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाता है। ये यहाँ पर पॉइंट है, आपको समझ में आया तो बोलिए। अब यहाँ पर इसमें क्या होगा, अब इसमें धारा जो है ना भाई, इसमें यहाँ पर 0 है, 1 2 3, ये 3 पर फिक्स है, 3 पर ही जा रहा है इसमें धारा। और इसमें जब धारा 3 पर ही जा रहा है, फिक्स है, तो इसमें हम कहेंगे कि धारा की दिशा जो है नियत होती है, समय अक्ष के समांतर होती है और यह बदलती नहीं है। समय अक्ष के समांतर होती है, समय के अनुसार बदलती नहीं है। तो हम बोलेंगे कि वैसी धारा जिसका मान, जिसमें ना लिख के क्या लिखेंगे, जिसका मान समय अक्ष के समांतर होता है, समय अक्ष के समांतर होता है तथा जिसमें धारा की दिशा समय अक्ष, जिसमें धारा की दिशा क्या होती है, नियत होती है। क्या होती है? नियत होती है, परिवर्तित नहीं होती है, परिवर्तित नहीं होती है, क्या कहलाएगा? दिष्ट धारा कहलाता है, दिष्ट धारा कहलाता है। ये यहां पर हमारे पास पॉइंट का जवाब हो गया एसी और डीसी करंट के बारे में। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। ले लिए स्क्रीनशॉट? तो चलिए अब हम इसको मिटा रहे हैं। तो देखिए अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास अगला पॉइंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो पॉइंट है हमारे घरों में आने वाली विद्युत सप्लाई, यानी कि विद्युत आपूर्ति। सप्लाई का मतलब क्या होगा? विद्युत आपूर्ति। और विद्युत आपूर्ति को हम खत्म करेंगे, और खत्म करने के बाद हम हमारे चैप्टर को बोलेंगे अलविदा, और फिर हम नेक्स्ट डे सोर्स ऑफ एनर्जी को शुरू करेंगे और सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में अच्छे से समझेंगे। अब यहां पर बात आती है घरों में व्यवहार में जाने वाली बिजली। हमारे पास क्या है अगला पॉइंट, वो है घरों में व्यवहार में जाने वाली बिजली। अच्छा, इसमें एक सवाल देता है, अभी जो अल्टरनेटिव करंट के बारे में पढ़े हैं, तो याद रखेंगे कि अल्टरनेटिव करंट में हम ये देखे कि ये हमारी जो धारा थी, वह धारा, ये समय अक्ष था, तो यहाँ पर क्या हो रहा था, ऐसे ऐसे जा रहा था। तो अगर मान लो कि धारा को एक चक्र पूरा करना है, एक चक्र तब पूरा होगा जब वह अपने मध्य बिंदु पर आ जाएगी। तो याद रहे यहां वाला जो कण है वह कहां गया, यहां पर गया, और यहां वाला जो कण है वो कहां आया, यहां पर आया ना जी। अब ध्यान देना, इसमें इस पॉइंट को समझ लीजिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। तो अगर इस कण को वापस से यहां पर आना है तो वो कण क्या होगी, एक बार ऊपर गई तो एक बार क्या होगी, एक बार वेव जो चलेगी, वो वेव जो होगी वह इस प्रकार से चलेगी, तभी तो ये कण एक बार यहां आएगा और फिर वापस से यहां पहुंचेगा। क्लियर है? हम क्या बताना चाह रहे हैं, कण ऊपर जा रही है, ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर जाके अपनी मध्य स्थिति पर आई, मतलब कहां आई, 0 पर आई। कहां पर आई? 0 पर आई। ध्यान से सुन लेना। तो अपनी मध्य स्थिति पर आने के लिए इसे महत्तम ऊंचाई पर कितनी बार जाना पड़ा? 2 बार जाना पड़ा, और 2 बार जाना पड़ा तो इसकी आवृत्ति हो गई 1 हर्ट्ज। आवृत्ति क्या हो गई? 1 HTZ आवृत्ति हो गई 1 हर्ट्ज। ये जानबूझ के लिखे हैं 1 हर्ट्ज, अभी बता रहे हैं क्योंकि इसमें इसका यूज होने वाला है, इसलिए समझा दिए। अब सुनो, अब अगर कहीं पर लिख रहा है और ये हुआ 1 चक्र, और ये क्या हुआ, 1 चक्र, ऊपर गई, नीचे आई, फिर बीच में आ गई, ये क्या हुआ, 1 चक्र। क्या हुआ? 1 चक्र मान लो।
अच्छा दूसरा क्या है, दूसरी बात यह है कि ये यहाँ पर एक चक्र पूरा हुआ, ऊपर गई, नीचे आई, फिर बीच में आ गई, मध्य स्थिति पर आ गई। अरे इस चीज को ऐसे समझो ना भाई, ये अपने पास ये एक लोलक है, अपनी मध्य स्थिति पर है, अपनी मध्य स्थिति पर है, मीन पोजीशन पर है। अब इस लोलक को हम एक बार इस दिशा में लाकर छोड़ दें तो ये लोलक ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, आएगा और फिर वापस से यहां पर आएगा, आएगा। अगर ये लोलक ये जो लोलक है, ये लोलक यहां पर खींच के छोड़ दिए तो एक बार मध्य स्थिति पर आया, गया, फिर मध्य स्थिति पर आया, फिर अपनी स्थिति पर आया। मतलब मध्य स्थिति पर कितनी बार आया? 2 बार आया। और 2 बार आया तब जाके क्या हुआ? एक दोलन पूरा हुआ। तब जाके क्या हुआ? एक दोलन पूरा हुआ। मध्य स्थिति पर कितनी बार आया? 2 बार आया ना। एक बार यहां से जैसे ही छोड़े तो एक बार मध्य स्थिति पर आया, फिर इधर गया, फिर मध्य स्थिति पर आया, फिर इधर आया, तब जाके एक दोलन हुआ। तो एक दोलन में ये जो लोलक था अपनी मध्य स्थिति पर कितनी बार आया? 2 बार। तो 2 बार आया तो यानी कि हम कहेंगे कि यहां पर दोलन तो हो गया एक, दोलन क्या हो गया? एक, लेकिन इसकी आवृत्ति कितनी हो गई? इसकी आवृत्ति भी हो जाएगी 1 हर्ट्ज, 1 हर्ट्ज। अब पूछेगा कि इसमें लोलक अपनी मध्य स्थिति पर कितनी बार आया? लोलक मध्य स्थिति पर कितनी बार आया? मध्य स्थिति पर कितनी बार आया? मध्य स्थिति पर कितनी बार आया? तो जवाब क्या होगा? 2 बार। क्या होगा? 2 बार। ठीक वैसे ही है यहां पर भी। यहां पर बीच में कण है मध्य स्थिति में। अब धारा का प्रवाह हुआ तो एक बार कण ऊपर गया, एक बार फिर बीच में आया, फिर नीचे आया, फिर बीच में आया, तो जाके एक दोलन पूरा हुआ, मतलब एक चक्र पूरा हुआ। अब एक चक्र पूरा हुआ मेरे दोस्त, तो एक चक्र को ही हम यहां पर बोलेंगे 1 हर्ट्ज। क्या बोलेंगे? 1 हर्ट्ज। एक चक्र को हम क्या बोलेंगे? 1 हर्ट्ज बोलेंगे। अब देखो, अब देखो, अब यहां पर क्या होता है कि एक चक्र जो है, अब 1 सेकंड में, 1 सेकंड में, यहां पर हम पढ़े हैं एक नियम, 1 सेकंड में दोलनों की संख्या क्या कहलाती है? दोलनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है। और इस आवृत्ति का ही मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। क्या होता है? हर्ट्ज। तो यहां पर क्या है कि 1 सेकंड में कितना दोलन किया? मान लो कि 1 सेकंड में ये 2 बार दोलन किया। कितनी बार दोलन किया? 2 बार। तो अगर 1 सेकंड में 2 बार दोलन हुआ, कितनी बार हुआ? 2 बार दोलन हुआ, तो इसकी आवृत्ति हो गई कितनी? आवृत्ति हो गई 2 हर्ट्ज। क्लियर है? अगर 1 सेकंड में इसने 4 बार दोलन किया, 4 बार दोलन किया, तो आवृत्ति हो गई कितनी? आवृत्ति हो गई 4 हर्ट्ज। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि कण अपनी मध्य स्थिति पर कितनी बार आया। एक दोलन में, एक दोलन में याद रखेंगे, लोलक जो है एक दोलन में, एक दोलन में लोलक मध्य स्थिति पर कितनी बार आया? 2 बार। तो यहां पर 2 बार दोलन हो रहा है तो मध्य स्थिति पर कितनी बार आएगा? 4 बार। यहां पर 4 बार दोलन हो रहा है तो मध्य स्थिति पर कितनी बार आएगा? 8 बार। क्लियर है? ये बात हम बोलना चाह रहे हैं। तो यहां पर यदि 1 सेकंड में दोलनों की संख्या, मतलब कण गया, आया, गया, आया, फिर गया, फिर आया, अगर 1 बार किया तो 1 सेकंड में इसकी दोलन हो गई 1। मान लो कि 1 सेकंड में यह क्या हुआ? मध्य स्थिति से एक बार ऊपर गया, एक बार बीच में आया, फिर नीचे आया, फिर बीच में आया, तो ये हुआ 1 दोलन। दोलन उसी को तो कह रहे हैं कि मध्य स्थिति पर 2 बार आ जाए। तो 2 बार, एक बार ऊपर गया था तो यहाँ पर आया एक बार, फिर नीचे गया, फिर यहाँ आया दूसरी बार, फिर ऊपर चला गया, 2 बार आया, तभी तो जाके एक चक्र होगा। और एक चक्र यहाँ पर हुआ ना, तो इस एक चक्र से हमारा क्लियर हो गया क्या कि इस एक चक्र से 1 सेकंड में यदि एक चक्र हुआ तो एक चक्र मतलब एक दोलन, एक दोलन, और एक दोलन का मतलब 1 हर्ट्ज हुआ। अब यदि 1 सेकंड में, 1 सेकंड में यदि 2 चक्र पूरा करेगा, मतलब क्या हुआ? 2 दोलन हुआ। क्या हुआ? 2 दोलन हुआ। और 2 दोलन हुआ इसका मतलब क्या है? एक का यहां पर आवृत्ति हो जाएगी यहां पर 2 हर्ट्ज। क्या हो जाएगा? 2 हर्ट्ज। और यदि पूछे कि कण अपनी मध्य स्थिति पर कितनी बार आया, तो 1 दोलन में 2 बार, 2 बार, तो 2 दोलन में 4 बार। 2 दोलन में कितनी बार आएगा? 4 बार आएगा। उम्मीद करते हैं अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर ये क्लियर हो गया है तो हम आगे की ओर मूव करते हैं। हमारे घरों में जो बिजली आती है
उस बिजली को हम कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा। हमारे घरों में जो बिजली आती है वो होती है प्रत्यावर्ती धारा, तथा उसकी जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति और जो वोल्टता होती है, आवृत्ति और वोल्टता जो होती है वो होती है कितनी? वोल्टता जो होती है वो होती है, वोल्टता होती है 220 वोल्ट और आवृत्ति होता है कितना? 50 हर्ट्ज। क्या होता है? 50 हर्ट्ज। ये ध्यान रहे। तो हमारे घरों में यदि आप लाइट वगैरह जलता है तो लाइट को यदि आप कैमरे से रिकॉर्ड करें, उसको स्लो मोशन में देखें, तो आप ये देखेंगे कि वो जो बल्ब है ना वह बुझेगा और फिर जलेगा, बुझेगा जलेगा, बुझेगा जलेगा, जिसके कारण झिलझिलाहट उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? झिलझिलाहट। ये बताना चाह रहे हैं। तो यहां पर पॉइंट आती है मेरे भाई कि यह चीज हमें दिखता क्यों नहीं है? तो यह चीज जो है ना नैनो सेकंड के लिए परिवर्तित होता है, बहुत ही कम समय के लिए परिवर्तित होता है, जिसके कारण हमें यह दिखाई नहीं पड़ता है, उतनी अच्छी तरीके से हम नहीं देख पाते हैं। क्लियर है? उसको देखने के लिए हमें क्या करना? अब हमारे नेत्र पर प्रतिबिंब बनने की क्षमता 1/16 सेकंड की है। 1/16 सेकंड हुआ नहीं तब तक दूसरा प्रतिबिंब आ गया, इसीलिए हमें वो लाइट जो है दिखती नहीं है कि बुझ रही है, जल रही है। हाँ, उसको यदि आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं किसी भी वीडियो को, जैसे हम यहाँ पर लाइट लिए हैं, इस लाइट से हम वीडियो शूट कर रहे हैं, तो इस वीडियो में झिलझिलाहट आपको नजर आएगी। कब? जब इसे स्लो मोशन में देखेंगे तब। ठीक है, ये चीज होती है। अब सुनो क्या है, तो 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की आवृत्ति जो होती है वो हमारे घरों में पहुंचती है। अब देखिए, अब हमारे घरों में जो पहुंचने वाली बिजली होती है, घरों में पहुंचने वाली जो बिजली होती है वो याद रखेंगे कि वह क्या होती है? इसे जो 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की होती है, घरों में प्रयुक्त इस बिजली को मेन लाइन कहते हैं। इस बिजली को क्या कहते हैं? मेन लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? मेन लाइन कहते हैं। ये ध्यान रहे, हमारे घरों में जो बिजली पहुंचती है वो कितनी पहुंचती है? 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की, जिसे हम मेन लाइंस कहते हैं। और जिन तारों से होकर यह बिजली पहुंचती है, उसे मेंस कहते हैं। यह बिजली पहुंचती है उसे क्या कहते हैं? उसे मेंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं मेरे दोस्त? मेंस कहते हैं। ये यहां पर पॉइंट है, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। मेंस कहते हैं। अब देखो, मेंस जो होते हैं वह प्रायः दो प्रकार के होते हैं। इसे हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है। अब मेंस जो होते हैं, यह मेंस लगभग कितने प्रकार के होते हैं? तो मेंस 2 प्रकार के होते हैं। यहां पर आ रहा है पॉइंट कि जो मेंस होते हैं, यह मेंस 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है 5 एम्पियर का, दूसरा जो होता है वो होता है 15 एम्पियर का। कितने का? 15 एम्पियर का। 2 होते हैं, एक होता है 5 एम्पियर का और दूसरा होता है 15 एम्पियर का। तो याद रखेंगे कि हमारे घरों में जो नॉर्मल बिजली आती है जिससे हम बल्ब जलाते हैं, फ्रिज वगैरह नॉर्मली यूज करते हैं, तो उसके लिए जो होता है ना, तो उसके लिए हम जो बिजली की सप्लाई करवाते हैं तो उसे हम कहते हैं घरेलू लाइन। क्या बोलते हैं? घरेलू लाइन। और जो 15 एम्पियर वाली धारा पहुंचती है हम लोग के यहाँ, जिससे हम लोग विभिन्न प्रकार के, जैसे विद्युत मोटर से हम क्या करते हैं, आटा वगैरह गेहूं वगैरह पिसवाते हैं ना, तो वो हमारी होती है पावर लाइन। क्या होती है? पावर लाइन। तो ये याद रखेंगे कि यहाँ पर क्या है, ये हमारी क्या कहलाती है? 5 एम्पियर वाली, तो ये कहलाती है हमारी घरेलू लाइन। क्या कहलाती है? घरेलू लाइन, ठीक है। और ये हमारी 15 एम्पियर वाली क्या कहलाती है? पावर लाइन। क्या कहलाती है? पावर लाइन। अब ये जो पावर लाइन है ना, यह पावर लाइन आता कहां से है? तो ये आता है, ये पावर लाइन या घरेलू लाइन, ये सब आते हैं पावर स्टेशन से। कहां से आते हैं? पावर स्टेशन से। कहां से आते हैं? पावर स्टेशन से, ठीक है। तो यहां पर बात आती है कि हमारे घरों में जो बिजली आ रही है, अब उस बिजली में
घरेलू घरेलू बिजली में तार की संरचना, तार की संरचना। तो देखिए हमारे घरों में जो बिजली आती है उसमें सामान्यतः जो तार होते हैं ना, वह तार होते हैं सामान्यतः 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला होता है लाल, दूसरा होता है काला और तीसरा होता है हरा। पहला होता है लाल तार, ठीक है, दूसरा होता है काला तार और तीसरा होता है आपको हरा तार। याद रखेंगे लाल तार जो होता है उसको बोलते हैं जीवित तार। क्या बोलते हैं? जीवित तार। इसी को बोलते हैं विधुनमय तार। इसी को क्या बोलते हैं? विधुनमय तार। इसी को बोलते हैं विधुनमय तार। और इसी को कहते हैं लाइव वायर। लाइव वायर कहते हैं ना, इसी को कहते हैं गरम तार। इसी को क्या कहते हैं? गरम तार। ठीक है, याद रहे आपको। क्लियर है? अब देखिए ये जो काला तार है ना, काला तार को कहते हैं क्या? इसको कहते हैं ठंडा तार। क्या कहते हैं? ठंडा तार। इसी को कहते हैं उदासीन तार। इसी को क्या कहते हैं? उदासीन तार। और जीवित तार हो गया। इसको आप मृदु तार भी कह सकते हैं। कह सकते हैं, ये हम अपने से बोल रहे हैं, कह सकते हैं, कंफर्म नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, हरा तार की बात करें तो हरा तार जो है ये आपका कहलाता है भू संपर्कित तार। भू संपर्कित तार। इस भू संपर्कित तार को अर्थिंग बोलते हैं, चाहे अर्थ वायर बोलते हैं, या इसी को क्या बोलते हैं? EARTHING। अर्थिंग क्या है, क्यों दिया जाता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे क्लास 12th में। अभी हम नहीं बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। हमें इस चैप्टर को समाप्त करना है। अब 2-3 पॉइंट और बचे हैं और 2-3 पॉइंट बताने के बाद हमारा जो चैप्टर है, ये आज हमारा चैप्टर पूरी तरह फिनिश हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए यहां पर क्या होता है कि अब हमारे पास प्रत्येक जो विद्युत परिपथ होते हैं, अब याद रखना होगा कि हमारे घरों में जो धारा आती है, घरेलू जो बिजली आती है, वो किस क्रम में होती है? समांतर क्रम में जुड़ी हुई होती है। समांतर क्रम में जुड़ी हुई होती है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता? ऐसा नहीं होता। अगर श्रेणी क्रम में होता तो मान लो कि हम यहाँ पर 2 लाइट लगाए हुए हैं। मान लो कि एक ये लाइट है और एक मेरे सामने है, एक यहाँ पर ऊपर लाइट है और एक मेरे सामने है। तो ये जो लाइट है, यदि हम इनके कनेक्शन को पैरेलल यानी कि समांतर क्रम में ना जोड़े होते तो धारा जब जाती ना, तो धारा जाने के कारण क्या होता कि अगर मान लो कि ये उपकरण खराब हो गया तो धारा का जो पथ है वो ब्रेक हो जाएगा, और धारा के पथ के ब्रेक हो जाने के कारण अब वो वाली वही लाइट नहीं जलेगी। लेकिन जब समांतर क्रम में है तो ये लाइट अगर खराब भी हो जाती है तो वो वाली लाइट जलेगी। ठीक है, ये प्रॉफिट होता है। तो याद रखेंगे कि समांतर क्रम में घरेलू बिजली पहुंचती है। अच्छा, लेकिन अगर हम स्विच वगैरह लगाते हैं, क्या लगाते हैं? स्विच लगाते हैं, तो स्विच जो होते हैं वह स्विच किस क्रम में होते हैं? वो होते हैं श्रेणी क्रम में। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं किसको? स्विच को। और इसको किस तार में जोड़ते हैं? गर्म में कि ठंडा में कि हरा तार में, भू संपर्कित में? तो याद रखना इसको हमेशा जोड़ते हैं लाइव वायर में। किसमें जोड़ते हैं? लाइव वायर में। क्लियर है? श्रेणी क्रम में स्विच को लगाते हैं और वो भी किसमें? जीवित तार में। किसमें? जीवित तार में, विधुनमय तार में, या फिर लाइव वायर में, या गर्म तार में। क्लियर है? यहां तक यदि आपका क्लियर हो गया तो अब हमारे पास 2 पॉइंट है। एक है OVERLOADING, ओवरलोडिंग, जिसको हम कहते हैं अतिभारण। और एक है हमारे पास लास्ट पॉइंट है जिसका नाम है SHORT, शॉर्ट सर्किट, CIRCUIT। इसको कहते हैं लघु पथन। क्या बोलते हैं? लघु पथन। ये याद रखेंगे। ये 2 एग्जाम में 99% संभावना होती है ये सवाल पूछने की। ठीक है, तो हम यहां पर कोशिश करेंगे आपको 100% बताने की। 99% तो छोड़िए, हम 100% आपको बताने की कोशिश करेंगे। ओवरलोडिंग क्या होता है? तो सुनो, ओवरलोडिंग जो होता है कि हमारे पास क्या होता है कि यदि हमारे पास घरों में जो तार आ रहा है,
तार जो पहुंच रहा है, घरेलू तार, उस घरेलू तार की, हर एक तार की अपनी अपनी क्षमता होती है। इस तार की क्षमता है 5 एम्पियर, 5 एम्पियर की धारा को प्रवाहित करने का, 5 एम्पियर धारा प्रवाहित करने की क्षमता है, प्रवाहित करने की क्षमता है, प्रवाहित करने की क्या है मेरे भाई, क्षमता है। इसकी क्षमता कितनी है, 5 एम्पियर धारा प्रवाहित करने की क्षमता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम जो उपकरण लगा रहे हैं, हम जो उपकरण लगा रहे हैं, वह उपकरण लगा दे रहे हैं कितना का, 10 एम्पियर, 10 एम्पियर धारा के उपयोग करने की, ठीक है। या हम उपयोग कर ले रहे हैं 15 एम्पियर धारा वाला उपकरण लगा दे रहे हैं, इससे जोड़ दे रहे हैं। होगा क्या ना, होगा यही कि इस रास्ते से, हम तो जानते हैं कि आवेशों का प्रवाह होता है, धारा हमारी ऐसे, ये हमारे इलेक्ट्रॉन इस दिशा में मूव करेंगे, इस दिशा में मूव करेंगे, और धारा हमारी जाएगी इस दिशा में, धारा हमारी जो आई है इस दिशा में जाएगी। अब जो है ना, इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से गति करेंगे और धारा भी तेजी से गति करेगी, जिसके कारण क्या होता है कि ये जो तार है, यह तार हो जाता है गर्म, और गर्म होने के कारण यह तार पिघल जाता है, और पिघलने के कारण क्या होता है कि यह तार में, गर्म तार और ठंडा तार एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं, और यह क्या हो जाता है, इससे हमारे घरों में आग लग जाती है। और इस क्रिया में देखो तो हुआ क्या, हुआ ये कि 5 एम्पियर क्षमता वाला तार है और 10 एम्पियर का आप सामान लगा रहे हैं, मतलब लोड कर दिए ज्यादा और तार की क्षमता है कम, तो क्या होगा, तो आपके घर में आग तो लगेगी ही। इसी घटना को कहते हैं ओवरलोडिंग। क्या कहते हैं, ओवरलोडिंग, अतिभारण। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब लघु अतिभारण क्या है, जब घर में, या फिर हम कह सकते हैं कि अतिभारण क्या है, तो अतिभारण क्या है कि हम कह सकते हैं वैसी घटना। अतिभारण क्या है, वैसी घटना जिसमें किसी परिपथ से होकर प्रवाहित होने वाली धारा का मान, प्रवाहित होने वाली धारा का मान उसके स्वीकृत सीमा से बढ़ जाती है, जिसके कारण परिपथ में आग लग जाती है, परिपथ में आग लग जाती है। क्या कहलाता है, अतिभारण, ओवरलोडिंग कहलाता है, आग लग जाती है, अतिभारण कहलाता है। अब इसका मतलब समझाते हैं, समझ लो क्या क्या है, सुन लो, ध्यान देना। क्या है, घटना है, अतिभारण क्या है, घटना है जिसमें किसी परिपथ से होकर प्रवाहित होने वाली धारा, परिपथ से जाने वाली धारा है। अब उस धारा की क्या है, धारा का मान, अब उस धारा का मान है, एक निश्चित सीमा है कि 5 एम्पियर तक ले जाएगा, लेकिन क्या है कि उसमें जो धारा का मान है वह उसके स्वीकृत सीमा, मतलब 5 एम्पियर की सीमा है, ठीक है। अब 5 एम्पियर की सीमा से क्या हो रहा है, धारा का मान बढ़ जा रहा है। अब जब बढ़ेगा ना, तो इसी कारण से हम परिपथ में क्या हो जाएगा, परिपथ में लग जाएगा आग, और इसी घटना को हम कहेंगे अति भारण। शॉर्ट सर्किट तो नॉर्मल है भाई, शॉर्ट सर्किट में ये अगर चालक तार है, तो इस चालक तार के ऊपर आप जानते हैं कि कवरिंग होता है, और इसके भी ऊपर कवरिंग होता है। तो यह कवरिंग जो है ना, वायुमंडलीय प्रभाव के कारण यह कवरिंग खराब हो जाता है, जिसके कारण गर्म तार और ठंडा तार एक दूसरे के संपर्क में आ जाता है, और जिसके कारण क्या हो जाती है, आग लग जाती है। इसी क्रिया को शॉर्ट सर्किट कहते हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि वैसी घटना जिसमें वायुमंडलीय प्रभाव के कारण परिपथ के ऊपर के अचालक पदार्थ हट जाते हैं, जिसके कारण गर्म तथा ठंडा तार एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं, जिससे क्या होती है, जिससे
जिससे परिपथ में आग लग जाती है। जिससे क्या होता है, परिपथ में आग लग जाती है, आग लग जाती है। इसी घटना को क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट यानी लघु पथन कहते हैं। उम्मीद करते हैं यह सारा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से स्क्रीनशॉट। चलिए ले लिए स्क्रीनशॉट। तो चलिए वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे, और दोस्तों के साथ शेयर करें जरूर। आपको हम एक बात कहना चाहेंगे कि यदि आपको लग रहा है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो आपका भी उत्तरदायित्व ये बनता है कि आप इस वीडियो को खूब शेयर करें, इस चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़वाएं ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम दुगनी एनर्जी के साथ आपके लिए वीडियो बना पाए और काम कर पाए। ठीक है, आपका ये जो चैप्टर है पूरी तरह समाप्त हो चुका है। अब कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आप खुद से पढ़ सकते हैं भारती भवन के किताब से। वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं तो देखो, अब है एक फ्यूज के बारे में दिया है कि फ्यूज जो है, फ्यूज क्या होता है। तो फ्यूज एक युक्ति है, सुरक्षा युक्ति है, इसके बारे में जान लेंगे कभी। ठीक है, इसके साथ साथ है कि हमारे घरों में जो बिजली आ रही है उस बिजली के काम को करते समय हमें किस किस प्रकार की सावधानियां जो है बरतनी चाहिए। तो हमें ग्लव्स पहनना चाहिए, जूते पहनने चाहिए, गीले कपड़े से या हाथ से प्लग वगैरह को ना छूना चाहिए। यही सारे पॉइंट्स है, उसको आप खुद से पढ़ सकते हैं और आपका ये चैप्टर पूरी तरह फिनिश हो गया। नेक्स्ट डे हम सोर्स ऑफ एनर्जी यानी कि ऊर्जा के स्रोत को शुरू करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। चलिए इसी के साथ सेशन को समाप्त करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद।